नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलने गए प्रतिनिधिमंडल वापस लौटे स्वदेश। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। सदस्यों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव किए साझा। पीएम मोदी ने कहा, प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावशाली तरीके से भारत की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, पाकिस्तान में सेना और आतंकवादियों का गठजोड़ खतरनाक, इस बात को दुनिया के सामने रखा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत सरकार तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के लिए काम कर रही। फीस के मुद्दे पर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर कसेगा शिकंजा। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक को दी मंजूरी। मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से होगा पूरी तरह से लागू। ऑस्ट्रिया के एक स्कूल में गोलीबारी से दहशत, संदिग्ध हमलावर समेत 10 लोगों की मौत। हमलावर का मकसद अब तक नहीं साफ। उत्तर भारत में जारी है भीषण गर्मी का कहर, तपते पारे से लोग बेहाल। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए रेड अलर्ट तो दिल्ली के लिए आगामी 2-3 दिनों तक हीट वेव का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के कड़े रुख से दुनिया को अवगत कराने के लिए भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए। केंद्र सरकार पहले ही उनके कार्यों की प्रशंसा कर चुकी है। इन 7 प्रतिनिधिमंडलों में 50 से अधिक वर्तमान सांसद शामिल थे। साथ ही पूर्व सांसदों एवं पूर्व राजनयिकों को भी इनका सदस्य बनाया गया था। इन प्रतिनिधिमंडलों ने 33 देशों की राजधानियों एवं यूरोपीय यूनियन की यात्रा की। 4 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद कर रहे थे, जिनमें 2 भाजपा, 1 जदयू और 1 शिवसेना के थे, जबकि 3 का नेतृत्व विपक्षी सांसद कर रहे थे, जिनमें कांग्रेस, द्रमुक और राकांपा एसपी के सांसद शामिल हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद एवं वैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जदयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, द्रमुक की कनिमोई और राकांपा एसपी की सुप्रिया सूले ने इन प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात की और शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या के उन्मूलन की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। हमें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने प्रभावशाली तरीके से भारत की आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री मोदी की विभिन्न सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, उन्होंने हम सभी के साथ 1 घंटे से अधिक समय बिताया। वो लॉन में अलग अलग टेबलों पर गए, लोगों से अलग अलग बातचीत की। हम सभी ने उनके साथ अनौपचारिक तरीके से बातचीत की। ये बिल्कुल भी औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये एक अच्छी, जीवंत, अनौपचारिक बैठक थी। हम सभी ने उनके साथ कई बातें साझा की। Certainly was very, very pleasant to all of us. I think he saw this as an opportunity to thank the delegations for their service, and he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us, an hour and a quarter. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. It was not a formal meeting at all. There were no formal speeches, or even those of us who had given him our reports on the trip did not present those reports or speak to them particularly, but it was a good, lively, informal conversation.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की सदस्य और शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सभी प्रतिनिधिमंडलों के सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया था। हमने अपने अनुभव उनके साथ साझा किए। जिस काम के लिए हमें भेजा गया था उसके बारे में हमने बात रखी है। हम लोग सब 7 डेलीगेशन वापस आए हैं और सारे 7 डेलीगेशन के जो भी एमपीज़ थे उन सबको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था। हमने अपना अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ शेयर किया। उन्होंने काफ़ी पेशेंटली हमारी बातें सुनी और मैं बस यही कहूँगी कि जो डीब्रीफिंग होता है और जो जिस काम के लिए हमें भेजा गया था उसके बारे में हमने अपना बात रखी है। प्रधानमंत्री मोदी की विभिन्न सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बातों को गौर से सुना। ये एक अनौपचारिक चर्चा थी। प्रतिनिधिमंडलों ने अपनी बातों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। जो उन्होंने अपने संज्ञान में लिया उस पर चर्चा हुई। अब ये विदेश मंत्रालय पर निर्भर करता है कि ये प्रतिनिधिमंडल जो पौधे लगाकर आया है, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों की मुख्यधारा से अलग किया जाए, उसको वो कैसे आगे लेकर जाएंगे। 7 प्रतिनिधि मंडल जिसमें भारत के कूटनीतिक विशेषज्ञ भी शामिल थे और उसके साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद में जो नुमाइंदे हैं वो भी उसका हिस्सा थे। उन्होंने जो अपनी बातचीत में पाया, जो उन्होंने संज्ञान में लिया, वो उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया। प्रधानमंत्री ने गौर से सुना। बहुत ही एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी और इससे जो मसौदा अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों ने इकट्ठा किया था, क्योंकि सभी लोग 10 दिन बाहर लगा के आए हैं और बहुत सारे लोगों से मिल के आए हैं और विभिन्न स्तरों पे मिल के आए हैं, उस सब का एक जो सटीक सार था वो आज लोगों ने एक दूसरे से भी उसके बारे में बात की, प्रधानमंत्री से भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी की विभिन्न सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक पर समाजवादी पार्टी नेता राजीव राय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को चाय पर बुलाया था। जिसे भी अनुभव साझा करने थे वो किए गए। मैंने कुछ बातें उनसे कहीं। जिन चीज़ों की रिपोर्ट देने की आवश्यकता थी उसकी रिपोर्ट दी। ये बहुत कैजुअल प्रधानमंत्री जी ने चाय पे बुलाया था सबको, और उसके बाद जिसको बात करना था, कुछ अनुभव साझा करना था, चाय नाश्ते पे घूमते लान में खड़े होकर उनको बताया गया। मैंने जो मुझे समझ में आया बोला, कुछ बातें जो और मुझे लगा कि लिख के देना चाहिए, उसका एक रिपोर्ट लेकर गया था। मैंने रिपोर्ट उनको दिया, उन्होंने ले लिया, उन्होंने तारीफ की। कोई देश ऐसा नहीं कहा कि हम आतंकवाद का समर्थन करते ना करेगा। सबने घटना की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ होने का वादा किया। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए मोदी सरकार ने जो मिशन शुरू किया था उसके लिए विदेश भेजे गए सभी डेलीगेशन वापस स्वदेश लौट आए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाला अंतिम दल भी आज वापस लौट आया है। इन दलों में सभी पार्टियों के सांसद थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष मजबूती से रखा तो सबूतों के साथ पाकिस्तान की सच्चाई भी दुनिया को बताई। मिशन पोल खोल बहुत सफल रहा, जिसके चलते सभी देशों का भारत को समर्थन मिला है। मिशन पोल खोल से वापस लौटे भारतीय दल, दुनिया के सामने रखा भारत का पक्ष, आतंकवाद पर पाक को किया बेनकाब, दुनिया में मिला भारत को समर्थन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग करने के लिए तमाम बड़े कदम उठाए थे। मोदी सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को मित्र देशों में भेजा था, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की भूमिका को दुनिया के सामने रखा तो पाकिस्तान की सच्चाई को भी उजागर किया। विदेश यात्रा पर गए सभी प्रतिनिधिमंडल अब भारत वापस आ चुके हैं, जिन्होंने भारतीय पक्ष को बहुत मजबूती से दुनिया के सामने रखा। हम जितने देश के, हम तो 7 डेलीगेशन भेजे, उन्होंने मेरे ख्याल में 1 ही भेजा या 2। हम तो बहुत सारे देश पे हमारे संदेश पहुंचा सका, वो लोग नहीं कर सके मेरे ख्याल में। और जहां हम गए, उदाहरण ले लो कि वॉशिंगटन में हम लोग एक ही समय थे। आप हमारे अपॉइंटमेंट्स का लिस्ट देख लीजिए और उनकी देख लीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं है।
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में भी एक दल विदेश दौरे पर गया था। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो दुनिया भर में आतंक फैलाता है। आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेरर। जिस ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर हैं जनरल्स, जिसके प्लेयर्स हैं ट्रेन टेररिस्ट इन द ट्रेन कैंप, तो जब तक पाकिस्तान टेररिज्म की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गया है, पाकिस्तान हैज बिकम द बिगेस्ट फैक्ट्री टू प्रोड्यूस टेरर ऑपरेशंस व्हिच इज पेट्रोनाइज्ड बाय द जनरल्स। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सभी सातों प्रतिनिधि मंडल जिन देशों में गए थे उन देशों ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन जताया है। We are fighting against terrorism in France also, and I think it's a very strong, exactly like the president of the delegation, I said it's like a cancer and we have to fight against it. And I think we are stronger when we are together against this cancer. But in this particular instance, we have pledged our solidarity with the Indian people and hope that everything will come to a point of reaching a peaceful resolution at the end of the day. गौरतलब है कि कुल 7 प्रतिनिधि मंडल विदेश यात्रा पर गए थे। इन सभी दलों ने आतंकवाद को फैलाने वाले पाकिस्तान की सच्चाई से दुनिया को अवगत कराया है, तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति से भी परिचित कराया है। विशाल बेरिस्टो, कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। आम आदमी पार्टी के सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल आउटरीच के लिए गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक एक सांसद से मुलाकात की और उनकी प्रतिक्रिया ली। जो हमारे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन और जो फ्रेंडशिप डेलीगेशन थिंक टैंक्स के साथ सभी मुल्कों पे उनसे बात हुई, उससे भी प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। साउथ साउथ कोऑपरेशन पे, ब्रिक्स पे, साउथ अफ्रीका ने क्या कहा, अफ्रीकन यूनियन का कैसे टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस का वहाँ पे लीगल प्रावधान है। प्रधानमंत्री मोदी की विभिन्न सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की एक अनौपचारिक बैठक थी। चर्चा में प्रधानमंत्री ने सभी से बातचीत की, सभी लोगों ने अपना अनुभव बताया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सातों डेलीगेशंस की एक इनफॉर्मल बैठक थी, चर्चा थी। इस चर्चा में अलग अलग डेलीगेशंस के लोगों से सभी से प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की। ये इनफॉर्मल स्वरूप का एक डिस्कशन था। 1 घंटा प्रधानमंत्री जी ने पूरे डेलीगेशन को दिया। इसमें डेलीगेशंस के हेड हो या अलग अलग मेंबर्स हो, इन सब से कैसी परिस्थिति थी जिस जिस देश में वो गए, क्या अनुभव था, ये अनुभव साझा करने का एक मौका आज था। सभी लोगों ने उनका अनुभव बताया, किस प्रकार से रिस्पांस था हर एक देश का भारत के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति। ये उनका अनुभव सभी डेलीगेशन ने उनको बताया। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नई सुबह, नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन है।
आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़ जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं, क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, इस थीम के साथ बीजेपी देश की जनता के बीच जाकर बीते 11 सालों के कामों को विस्तार से गिना रही है। कल मोदी सरकार के केंद्र में सत्ता संभाले 11 वर्ष पूरे हो गए थे, जिसको लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने अलग अलग शहरों में जाकर प्रेस वार्ता की है। सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर कैसे देश ने बीते एक दशक में तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इससे जुड़े तथ्यों को बीजेपी ने देश के सामने रखा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता में 11 साल का समय पूरा कर लिया है। 2014 से शुरू हुआ ये सफर 2019 और 2024 में आगे बढ़ा और अब भी जारी है। ये 11 साल हैं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने कार्यकाल के 11 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया और भारत को और मजबूत बनाने के लिए देशवासियों की एकजुटता पर खुशी जताई। पीएम ने एक्स संदेश में लिखा, पिछले 11 वर्ष में हमारे रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसमें आधुनिकीकरण और रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत के लोग देश को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ एकजुट हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए एनडीए सरकार के तमाम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे 11 वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंचों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। तो पिछले 11 साल में आशा भरोसा से बन चुकी है। और प्रायोरिटी इज नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की अड़िग आत्मनिर्भर और विकसित भारत की कल्पना हमारी प्रतिबद्धता है। पिछले 11 साल में विकास, विश्वास और नवाचार, नव चेतना, इनोवेशन हमारी सरकार की चरित्र रहा है। मोदी जी ने जो हमारे सामने एक विषय रखा है, बाय 2047 देश को विकसित भारत इस नाते से और हम देखना चाहते हैं। तो ये यात्रा लगातार सुखद बढ़ रही है। टू मेक नॉर्थ ईस्ट वन ऑफ द leading important kind of zone for the entire country, and ultimately Honorable Prime Minister has given very clear direction that in the near future Northeast must be the important hub of the entire Southeast Asia. I can say this is the युग प्रवर्तक 11 साल है, जहाँ तक स्टेबल गवर्नमेंट, एबल लीडरशिप, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी, इससे आधार पर ग्रोथ अच्छा हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे पीएम मोदी ने सेवा और समर्पण के साथ देश की सेवा की है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़े हैं। मोदी जी विश्वास दिया है, जो मेहनत किया है अभी तक उससे ज्यादा और मेहनत आने वाले इस 4 साल में काम करके, जो देश के सेवा में और डेडिकेशन का काम करने के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और मिनिस्टर्स को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए निर्णय किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये शुरुआत किया था कोविड के समय में। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कुछ भी करना है मगर हिंदुस्तान का कोई भी गरीब खाली पेट नहीं सोना चाहिए, हम ये स्कीम लागू करेंगे। और कैबिनेट में आया और हम लोगों ने इसको पारित किया और आज गांव तक पहुंच रहा है। तमाम भाजपा नेताओं ने भी अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियों को देश के सामने रखा। इंदिरा जी से लेके सोनिया जी तक, राजीव जी से राहुल जी तक, ये परिवार और पार्टी गरीबी हटाओ के नारे लगाती रही, गरीबी नहीं मिटा पाई। लेकिन गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 11 सालों में किया। सुशासन के 11 साल गरीब कल्याण को समर्पित, कृषि कल्याण को समर्पित,
महिला उत्थान को समर्पित भाजपा के कार्यकर्ता आज आनंदित मन से नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। यह यात्रा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने राज्यों में प्रेस वार्ता और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 11 साल के सफर की उपलब्धियां गिनाई। विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनी के माध्यम से मोदी सरकार के कामों को जनता के सामने रखा गया। तो बीजेपी ने कहा है कि 2014 से पहले देश में कुर्सी बचाने और तुष्टीकरण की नीति पर सरकार काम करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद संतुष्टीकरण की नीति पर काम करते हुए आम लोगों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है। पीएम मोदी की सरकार ने 9 जून को सत्ता में 11 साल पूरे कर लिए। सरकार के 11 साल पूरे होने पर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में उपलब्धियों से जुड़ी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। योगी ने कहा कि भारत सरकार तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के लिए काम कर रही है। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में प्रेस वार्ता करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत विश्व शक्ति के रूप में उभरा है। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सरकार के 11 साल पूरा होने पर कहा कि पीएम मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो सचमुच पूरे भारतीयों के लिए एक अमृत काल है। आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में चौथे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। કૃષિ, પશુપાલન, લઘુ ઉદ્યોગ અને ગૃહ ઉદ્યોગમાંથી મેળવતી થઈ છે। શ્રી મોદી સાહેબના મહિલા કલ્યાણ અભિગમના કારણે ગુજરાતમાં 4.5 લાખ બહેનો લખપતિ દીદી બની છે। ऐसी सरकार नहीं आई जिसने कि ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा। ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई। महिला को एम्पावरमेंट बनाने के लिए और सबका साथ सबका विकास, विश्वास और उसका जिस तरह उन्होंने प्रयास किया है वो मेरे ख्याल से गोल्डन लेटर में लिखा जाएगा आने वाले दिन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने भी कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि दिल्ली के लोगों की दृष्टि से मैं देखूं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सरकार का दिल्ली में है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे ज्यादा केंद्र सरकार का दिल्ली में हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुस्लिम बहनों की जिंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए जिंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत भी दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। तमाम और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी अपने राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में देश का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान से इसे मजबूती मिली है और भारत रक्षा निर्यातक के रूप में वैश्विक स्तर पर उभरा है। 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 6.8 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट के साथ भारत का आगे बढ़ते जाना तय है।
भारत का रक्षा निर्यात 334% बढ़कर 90 देशों में पहुंच रहा है, जबकि कूटनीति ने भारत की वैश्विक भूमिका को फिर से परिभाषित किया है। ये एक नए भारत की कहानी है, साहसी, आत्मनिर्भर और दुनिया भर में सम्मान से देखे जाने वाला भारत। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई रक्षा क्रांति ने भारत को एक आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति बना दिया है। 2014 की मेक इन इंडिया पहल ने आयात पर निर्भरता को कम किया, जिससे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिला। रक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74% तक बढ़ गया, जिससे ग्लोबल एक्सपर्टीज भारत आई। 5000 से अधिक कंपनियां अब रक्षा नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं, जिनका निर्यात 90 देशों में फैला हुआ है। बीते 7 मई को लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य सटीकता को प्रदर्शित किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष नागरिकों की मौत का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। स्कैल्प मिसाइलों, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों और स्वदेशी ड्रोन से लैस राफेल जेट विमानों ने विभिन्न ठिकानों को नष्ट कर दिया, जबकि आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली ने ड्रोन और मिसाइलों समेत पाकिस्तानी हमलों को विफल कर दिया। बीते 11 सालों में भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, उन्नत पनडुब्बियों जैसी स्वदेशी तकनीक से भारतीय सैन्य बल मजबूत हुआ है। इसी का नतीजा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आतंकी ढांचे की जड़ें हिला दी और उसकी सेना को करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारे सशस्त्र बलों के वर्षों की स्वदेशीकरण प्रक्रिया और संयुक्त सैन्य अभियानों की क्षमता का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता आत्मनिर्भर भारत पहल पर आधारित थी, जिसने स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा दिया। भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकांश रक्षा उपकरणों का उत्पादन अब घरेलू स्तर पर हो रहा है। इसमें कामिकाजी ड्रोन और ब्रह्मोस मिसाइलें शामिल हैं। मोदी सरकार द्वारा तेजी से किए जा रहे आधुनिकीकरण ने सटीक व कठोर हमलों और इस दौरान होने वाले नुकसान को कम करने में सक्षम बनाया। इस ऑपरेशन में मोदी सरकार के ज्वाइंट थिएटराइजेशन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम भी देखने को मिला, जिसके चलते थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच एकजुटता देखने को मिली, जिसमें राफेल विमान, S-400 और आकाश वायु रक्षा प्रणाली और अरब सागर में नौसेना की तैनाती की गई थी। इस तालमेल से तुरंत खुफिया जानकारी साझा करने और मल्टी डोमेन संचालन में सहायता मिली, जिससे निपटने में पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली विफल रही। पाकिस्तान के अंदर दूर तक हमला करके और उसके ड्रोन हमलों को बेअसर करके भारत ने पाकिस्तान की कमजोरियों को उजागर करते हुए नया डेटरेंस स्थापित किया। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीतिक स्पष्टता और तकनीकी बढ़त ने भारतीय सेना में आए परिवर्तन को रेखांकित किया है, जिसमें सीमित युद्ध के लिए नया प्रतिमान स्थापित किया। सशस्त्र बलों के तेजी से आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के मोदी सरकार के प्रयासों के चलते भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। ये वर्षों के प्रयासों का परिणाम है, जिसमें 2022 में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का नौसेना में शामिल होना गेम चेंजर है। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस विमान वाहक पोत के चलते भारत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखने वाले कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। 2025 तक नौसेना का 75% स्वदेशीकरण आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि को दिखाता है। 2022 से फ्रांस से 36 राफेल जेट विमानों को शामिल करने से भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में हैमर और स्कैल्प मिसाइलों के उपयोग से उनकी योग्यता साबित हुई है। वहीं निगरानी और हमले की क्षमता को और बढ़ाने के लिए अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के लिए $3 अरब का सौदा हुआ है, जिसमें 15 सी गार्डियन भी शामिल हैं। वहीं संयुक्त सहयोग ने नवाचार को भी बढ़ावा दिया है। फिलीपींस को निर्यात की गई भारत रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सुरक्षा को पूरी तरह चकमा दे दिया। अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए अमेरिका और राफेल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए फ्रांस के साथ साझेदारी ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया है। रणनीतिक साझेदारी मॉडल और 83 तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए
HAL का 48,000 करोड़ का समझौता स्वदेशी विकास को रेखांकित करता है। और यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। ताड़ासन, ताड़ यानी ताड़ का पेड़। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ की तरह ऊंची और मजबूत हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं। हथेलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के ऊपर ले जाएं। इस अवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब बिना अपना संतुलन खोए, बिना पैरों को हिलाए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। कुछ देर आराम से रहें। शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करें। इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा। ये आसन रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संतुलन को ठीक करता है, शरीर की मुद्राओं यानी पोस्चर को बेहतर बनाता है। इससे जांग, घुटने और एड़ियां मजबूत होते हैं। यदि आप हृदय रोग, सर चकराना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं से पीड़ित हों तो ये आसन ना करें। 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी को वापस जमीन पर रखें। धीरे से उंगलियों को खोलें और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाएं। इस आसन का नियमित अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बेल्जियम के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्ड डी बेवर के साथ मुलाकात की उन्होंने। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्ड डी बेवर से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। उनसे मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही व्यापार, सुरक्षा एवं रक्षा, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और नवाचार में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेल्जियम में यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि काजा कालास के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे न झुकें। ये वैश्विक समुदाय के लिए एक साझा और परस्पर जुड़ी चुनौती है और ये ज़रूरी है कि इस मामले पर मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ हो। We strongly believe that there must be zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations. In that context, it is also essential that we never yield to nuclear blackmail. This is a shared and interconnected challenge for the global community, and it is imperative that there is strong international cooperation and understanding on the matter. भारत अपनी अंतरिक्ष यात्रा में ऐतिहासिक छलांग लगाने के कगार पर खड़ा है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 4 दशकों में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए तैयार हैं।
शुभांशु शुक्ला 11 जून को लॉन्च होने वाले एक्सियोम 4 मिशन में मिशन पायलट के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ग्रुप कैप्टन शुक्ला 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। उनका कार्य अंतरिक्ष जीव विज्ञान और जीवन समर्थन प्रणालियों में अत्याधुनिक प्रयोगों का समर्थन करेगा और साथ ही भारत की क्षमताओं को मजबूत करेगा। उनकी भागीदारी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के भीतर व्यापक परिवर्तन को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में न सिर्फ अनुसंधान बल्कि नेतृत्व करने की क्षमता को भी प्रबल करेगी। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत चुने गए शुभांशु शुक्ला की आगामी भूमिका न केवल राकेश शर्मा के 1984 मिशन की विरासत को पुनर्जीवित करेगी, साथ ही भारत की महत्वाकांक्षाओं में एक नए अध्याय की शुरुआत भी करेगी। एक्सियोम 4 मिशन 11 जून 2025 को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे लॉन्च होगा। एक्सियोम 4 स्पेस मिशन में भारत, पोलैंड और हंगरी के सदस्य शामिल हैं। ये तीनों देशों का पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन है। सभी देश 40 वर्षों से अधिक समय बाद पहली बार सरकार प्रायोजित मानव अंतरिक्ष मिशन भेज रहे हैं, जो कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मिशन को अंजाम देंगे। फीस के मुद्दे पर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर जल्द ही शिकंजा कसेगा। सरकार अब अध्यादेश के जरिए प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगाएगी। मंगलवार को दिल्ली सरकार की 8वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 को कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब बिल को उपराज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इनके हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। फिलहाल इस बिल को अध्यादेश के तौर पर मंजूरी दे दी गई है। ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस फैसले से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के लिए राहत मिलेगी। दिल्ली स्कूल ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन बिल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस के रूप में लाकर कानून बनाने की सहमति दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार की कैबिनेट ने आज उस पर सहमति दी है। आज से वो बिल दिल्ली कैबिनेट के हस्ताक्षर के बाद उपराज्यपाल जी के माध्यम से प्रेसिडेंट एक्सेंट के लिए जाएगा और अति शीघ्र 1 अप्रैल 2025 के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून बनेगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की मंगलवार को जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक अनुमानित 1.46 अरब लोगों के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। हालांकि देश की कुल प्रजनन दर 2.1 से घटकर 1.9 रह गई है। 2025 विश्व जनसंख्या आंकड़ा SOWP रिपोर्ट बताती है कि असली संकट जनसंख्या के आकार में नहीं बल्कि लोगों के स्वतंत्र और जिम्मेदारी से ये तय करने के अधिकार में आने वाली व्यापक चुनौतियों में है कि वो बच्चे चाहते हैं या नहीं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत की वर्तमान जनसंख्या 1463.9 मिलियन है। रिपोर्ट में कहा गया है भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये संख्या गिरने से पहले लगभग 1.7 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत में कुल प्रजनन दर वर्तमान में प्रति महिला 2 बच्चे हैं। ये दर 2020 से स्थिर बनी हुई है। हालांकि नई रिपोर्ट में दिखाया गया है कि प्रजनन दर घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला हो गई है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड का मामला लगातार सनसनीखेज होता जा रहा है। मेघालय पुलिस का दावा है कि राजा की पत्नी सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। मेघालय पुलिस सोनम को अपने साथ मेघालय लेकर गई है तो हर एंगल से जांच कर रही है। इस बीच 4 अन्य आरोपियों की रिमांड भी पुलिस को मिल गई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में मेघालय सरकार ने राजा और सोनम के परिवार से मेघालय की छवि खराब करने के लिए माफी मांगने की बात कही है, तो पीड़ित परिवारों ने जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। राजा हत्याकांड की जांच में तमाम खुलासे। मेघालय पुलिस कर रही है हर एंगल से जांच। सभी आरोपियों को मेघालय ले जा रही है पुलिस। जल्द खुल सकता है राजा की हत्या का राज।
इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस का कहना है कि राजा रघुवंशी के हत्याकांड के पीछे पत्नी सोनम का ही हाथ है और इस साजिश में सोनम का साथ उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने दिया। मगर इंदौर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर शिलांग में सोनम ने हत्याकांड को अंजाम दिया। राजा रघुवंशी हत्या मामले में मेघालय पुलिस आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय के लिए रवाना हो गई है। मेघालय पुलिस को सोनम के अलावा 4 अन्य आरोपियों की भी ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को मंगलवार सुबह कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उसे भी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया। देर रात को आनंद कुर्मी को बीना से इंदौर लाया गया था। इससे पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी विशाल चौहान को लेकर नंदगाम स्थित उसके घर पर शिलांग और इंदौर पुलिस पहुंची और सबूत जुटाए। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। आरोपी विशाल उर्फ विक्की के घर पुलिस उसे लेकर आई और 1.5 घंटे तक घर की तलाशी ली गई। वहां से आरोपी की निशानदेही पर सबूत जुटाए गए। इसके अलावा घर के पास बने मैदान तक भी पुलिस अफसर पहुंचे और वहां तक भी खोजबीन की गई। आरोपियों ने हत्या के बाद हथियार शिलांग में ही खाई में फेंक दिया था। विशाल उर्फ विक्की राज कुशवाहा का पक्का दोस्त है। ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि वो घटना के बाद सोनम इंदौर आई थी या नहीं। उसी दिन घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे आरोपी ने वही जब्त किया। वही मोबाइल ही सर्च कर रहे हैं। अभी मोबाइल जो यूज कर रहा था वही सर्च कर रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मास्टरमाइंड और सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के परिवार वालों ने पुलिस के दावों को खारिज करते हुए अपने बेटे को निर्दोष बताया है। वहीं राजा रघुवंशी के भाई ने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। पुलिस की जो जांच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है और हमको इतना भरोसा है तो पुलिस हमको इंसाफ दिलाएगी बाकायदा और राजा के कातिलों को जो है जल्द से जल्द फांसी दिलाएगी। मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया जब से हम सुना। मेघालय सरकार में मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने कार्रवाई के लिए मेघालय पुलिस का आभार जताया। We are seeking the apology from the family member for the tarnishing the image of the state of Meghalaya and the people of Meghalaya. गौर करने की बात है कि जांच के दौरान मेघालय पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें सोनम राजा से थोड़ी दूर खड़े होकर किसी से फोन पर चैटिंग कर रही थी। पुलिस ने जब सोनम की कॉल रिकॉर्ड्स खंगाली तो आरोपियों का सुराग मिला। सभी आरोपियों की लोकेशन इंदौर में मिली, जिसके फौरन बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली एनसीआर समेत समूचा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। तमाम शहरों में पारा 40 से 45 को भी पार कर गया है तो कई राज्यों में गर्मी का रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। गर्मी और लू के चलते सामान्य जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। आसमान से बरस रही आग, भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, चढ़ते पारे से लोग बेहाल, गर्म हवाओं से सावधान रहने की जरूरत। मॉनसून की बाट जो रहे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। यूपी से लेकर पंजाब और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक चढ़ते पारे से लोग बेहाल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के निवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2-3 दिनों तक हीट वेव जारी रहेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के तमाम इलाकों में पारा 45 डिग्री को पार कर गया है। एनसीआर दिल्ली के लिए वही हमारा अनुमान है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर रहने का अनुमान है। उसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। 2-3 दिन ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जहां हल्का फुल्का रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी लू का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में तापमान की बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए तो रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और सीमावर्ती इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है।
गंगानगर में लगातार 2 दिन से अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और कोटा संभाग में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर व चूरू के आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति अगले 3 दिन तक बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान में भी आगामी 3-4 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। जो सीवियर हीट वेव की परिस्थिति फिलहाल गंगानगर, हनुमानगढ़ और जो बीकानेर, चूरू के आसपास बनी हुई है, ये अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी और दिन के समय अगले 2-3 दिन तेज साउथ वेस्टर्ली विंड्स यानी तेज धूलभरी हवाएं भी प्रभावी रहेंगी। अगर बात हीट वेव की करें तो मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान होने की वजह से हीट वेव की स्थिति होती है। तटीय क्षेत्र में 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान होने पर हीट वेव होती है। हीट वेव में सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है, जबकि सीवर हीट वेव में सामान्य तापमान से 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक की बढ़ोतरी होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर आईएमडी ने अच्छी खबर सुनाई है। अगले 48 घंटे में राज्य में प्री मानसून दस्तक दे सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की पहली बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक हाईकोर्ट ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को हुई भगदड़ पर अपनी ओर से दायर याचिका की अगली सुनवाई 12 जून को तय की है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी को शीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान एजी शशि किरण शेट्टी ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। उनका कहना है कि न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसे रिपोर्ट देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता आर अशोक और चालावादी नारायण स्वामी ने हसन के बेलूर में भौमिक के घर जाकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। भौमिक की बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मौत हो गई थी। आर अशोक ने कहा कि भगदड़ मामले में मरने वाले सभी परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। और आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। उन्होंने भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते से व्यापार और निवेश के लिए उभरने वाले अवसरों और साझेदारियों पर चर्चा की। मुलाकात में भारतीय व्यापारियों ने अपने अनुभव और विचार वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से साझा किए। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल हुए। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम जिला पुलिस की विदेशी शाखा ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के टोंक में बनास नदी में नहाने गए 11 युवक डूब गए, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई और 3 युवकों को बचा लिया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना बनास नदी के पुराने पुल के पास की बताई जा रही है। सीतामढ़ी में मां सीता जी के मंदिर निर्माण के लिए बिहार सरकार ने 12 एकड़ भूमि आवंटित की है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में द्वारका सेक्टर 13 में आज सुबह एक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर आग लग गई। इस दौरान जान बचाने के लिए बालकनी से कूदने की वजह से पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई। आज ज्येष्ठ माह का आखिरी और 5वां बड़ा मंगल है। देश भर के सभी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। ऑस्ट्रिया के एक स्कूल में गोलीबारी की एक घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है। ऑस्ट्रियाई ब्रॉडकास्टर ORF ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि मंगलवार को दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें संदिग्ध हमलावर भी शामिल है। इस गोलीबारी के पीछे हमलावर का मकसद क्या था, ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस में बीते कई दिनों से हिंसा जारी है। अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने की इमिग्रेशन पॉलिसी के विरोध में हुए प्रदर्शन में
जमकर हिंसा हो रही है। जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद नेशनल गार्ड्स को उतार दिया गया है, तो मास्क पहनने पर भी रोक लगाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार प्रदर्शनकारियों पर खासा सख्त नजर आ रही है। अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर इन दिनों हिंसा की चपेट में है। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल आमने सामने हैं और पूरे शहर में अराजकता का माहौल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती की है, लेकिन इसके बावजूद हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं। संघीय आव्रजन विभाग के छापों से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसने जल्द ही हिंसा का रूप ले लिया। और हालात ये हैं कि शहर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियों का इस्तेमाल कर रही है। कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ बढ़ते हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 700 अमेरिकी मरीन तैनात किए हैं और नेशनल गार्ड सैनिकों की टुकड़ी को दोगुना करके 4000 कर दिया गया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये तैनाती अस्थायी है। इस तैनाती का उद्देश्य पहले से तैनात नेशनल गार्ड बलों की मदद करना है। ट्रंप प्रशासन के इस आदेश की कैलिफोर्निया के नेताओं ने आलोचना की है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप की नीति के तहत अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा है। इसी के तहत अप्रवासन विभाग देश भर में छापेमारी अभियान चला रहा है। अप्रवासन विभाग ने हाल ही में लॉस एंजलिस में भी अवैध अप्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया और अप्रवासन विभाग और सीमा शुल्क विभाग ने लॉस एंजलिस के 2 होम डिपो, 1 डोनट शॉप और 1 कपड़ों के गोदाम से कथित तौर पर अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लिया। लोगों ने इसका विरोध किया और सामाजिक संगठन भी हिरासत में लिए गए लोगों के समर्थन में आ गए। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप प्रशासन के कदम को सत्ता का दुरुपयोग और तानाशाही करार दिया। अब राज्य सरकार ने फैसले को कोर्ट में चुनौती दे दी है। लॉस एंजलिस में 1965 के बाद पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने गवर्नर की मंजूरी के बिना किसी अमेरिकी शहर में नेशनल गार्ड की टुकड़ियां भेजी हैं। हालांकि ट्रंप भी अड़े हुए हैं और अब उन्होंने मरीन कमांडो की तैनाती करने का भी आदेश दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का विरोध करने के लिए यमन के हुथी विद्रोही इजराइल पर मिसाइल दागते रहते हैं और कई बार इजराइल ने भी यमन में हुथी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई के रूप में हमले किए। लेकिन पहली बार इजराइल ने अपनी नौसेना के जंगी जहाज़ों के जरिए यमन में बड़ा हमला किया है। इस बीच इजराइल ने हुथियों के हमले बंद न होने की स्थिति में यमन की नाकेबंदी करने की चेतावनी भी दी है। हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद इजराइल यमन के ईरान समर्थित हुती समूह को खत्म करने के अभियान में जुट गया है। इजराइल ने हुती ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला कर समूह को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इजराइल ने यमन में कार्रवाई की है। बस फर्क इतना है कि आईडीएफ अब तक हवाई हमलों से निशाना बनाता आ रहा था, लेकिन मंगलवार को पहली बार नौसेना के जहाजों का इस्तेमाल कर हुदैदा बंदरगाह पर मिसाइलें बरसाई। इजराइल का दावा है कि हुती सैन्य उद्देश्यों के लिए बंदरगाह का उपयोग करता है। हुती समूह ने भी बंदरगाह के 2 घाटों के प्रभावित होने की पुष्टि की है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने हुती की ओर से हमला बंद न होने पर यमन की हवाई और नौसैनिक नाकाबंदी की धमकी दी है। हमला हुती द्वारा इजराइल पर दागी गई मिसाइल के बाद किया गया। हालांकि आईडीएफ ने इसे बीच में ही मार गिराने का दावा किया। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ही फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता के लिए हुती इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। पिछले महीने हुतियों द्वारा दागी गई मिसाइल ने इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डा परिसर को निशाना बनाया, जिसके चलते कुछ देर के लिए उड़ानों को रोकना पड़ा। पिछले करीब 2 साल से हुती लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिसके कारण इस रूट पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके जवाब में अमेरिका ने यमन में हुतियों के खिलाफ हवाई अभियान चलाया, लेकिन पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा करते हुए यमन पर बमबारी को रोक दिया। ट्रंप के इस फैसले से सहयोगी इजराइल को भारी धचका लगा और नेतन्याहू ने अकेले ही हुतियों से देश की रक्षा करने का अभियान छेड़ दिया। उधर गाजा में इजराइल की कार्रवाई जारी है। आईडीएफ ने खान यूनुस में
1200 आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का दावा किया है। वहीं नाकेबंदी के कारण गाजा में भूखमरी की स्थिति भयावह बनी हुई है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि सोमवार को मानवीय सहायता से भरे 62 ट्रकों ने गाजा में प्रवेश किया, लेकिन भूख मिटाने वाले स्थल एक बार फिर कई लोगों के लिए काल बन गए। सहायता वितरण क्षेत्र में हुई गोलीबारी में 17 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इजराइल इस दावे को खारिज करता है। वहीं मानवीय सहायता को लेकर गाजा जा रही पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थंबर्ग को स्वीडन डिपोर्ट कर दिया गया है, जबकि अमेरिका की ओर से संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई की कोशिश भी जारी है। वार्ता के इस प्रयास में अब ईरान भी शामिल हो गया है। ये जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। और आइए अब बुलेटिन के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भीषण बना हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर भीषण ड्रोन हमले का आरोप लगाया है। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने पूरी रात 102 ड्रोन दागे, जिसमें एक बच्चा घायल हो गया। जवाबी हमले में रूस ने कीव में सैन्य ठिकानों पर हमला किया। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने पूरी रात कीव सहित कई इलाकों में 315 ड्रोन और 7 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 2 लोग मारे गए। विश्व बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति सामने आई है। इस रिपोर्ट में 2017-18 और 2020-21 के बीच गरीबी का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है और बताया गया कि पाकिस्तान की लगभग 45% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और इस साल गरीबों की संख्या और बढ़ने का अनुमान है। गरीबी रेखा के नीचे करीब 1.9 मिलियन लोग आ सकते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे एक चीनी व्यक्ति को प्योंगयांग के निर्देश पर उत्तर कोरिया को बंदूकें, गोला बारूद और अन्य सैन्य सामान निर्यात करने का दोषी पाया गया है। चीनी व्यक्ति ने अपना दोष भी कबूल कर लिया है और उसे अगस्त में सजा सुनाई जाएगी। सप्ताहांत से दक्षिण अफ्रीका में भयंकर ठंड के कारण भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण सड़कें बंद हो गई हैं, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। वहीं प्रतिकूल मौसम के कारण N2 राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण अफ्रीका के मौसम विभाग ने देश के पूर्वी हिस्से में खराब मौसम, ठंड और भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी कर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। उत्तरी आयरलैंड में भारी विरोध प्रदर्शन के कारण हुई हिंसा में 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। काउंटी एंट्रिम के बल्लीमेना में भारी हिंसा देखी गई। यहां प्रदर्शनकारी पहले से ही अल्पसंख्यक प्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हाल में एक लड़की का 2 प्रवासी युवकों द्वारा बलात्कार करने के बाद यहां भीड़ हिंसक हो चुकी है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है।